Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of Negotiable Instrument Act 1881, and in this video we will discuss about ambiguous instrument, inchoate stamped instrument and maturity. So, let's get started without wasting any time. First is ambiguous instrument. If an instrument is drawn up in such a manner that it can be classified both as bill of exchange and as well as promissory note, so it is also known as ambiguous instrument. कि जब आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दोनों ही कंसीडर किए जा सकते हैं, उस कंडीशन में प्रोमिसरी नोट क्या बनेगा, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बनेगा। ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने एजेंट को बिजनेस वर्किंग के लिए पावर्स दे रखे हैं, तो आपका एजेंट अगर कोई प्रोमिसरी नोट लिखता है तो वो क्या बन जाएगा, आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो आपका एजेंट है उसके बिहाफ पर कौन पे करेगा, आप ही करोगे, और आपके ऊपर लिखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो दोनों ही कंडीशन में जो आपका पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओब्लिगेशन है, वो किसके ऊपर होगी, आपके ही ऊपर होगी। सो जिस पर्सन के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कंसीडर करता है। वो चाहे तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कंसीडर कर सकता है या फिर प्रोमिसरी नोट भी कंसीडर कर सकता है। लेकिन एक बार अगर उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया तो उसके ऊपर जो सभी प्रोविज़न हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज के लगेंगे, और अगर उसने उस प्रोमिसरी नोट उसको प्रोमिसरी नोट की तरह कंसीडर कर लिया तो उसके ऊपर जो भी प्रोविज़न है वो सारे प्रोमिसरी नोट वाले लगेंगे। सो ये था आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। देन सेकंड इज inchoate stamped instrument. When a person sign, stamp and deliver to another person any instrument which is either totally blank or only partially filled up as a negotiable instrument, the writer give him to write fill up the blank space within a specified limit. कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी पर्सन ने साइन करके स्टैम्प करके दूसरे पर्सन को डिलीवर कर दिया है और उसके अंदर अमाउंट का जो पोर्शन है वो ब्लैंक छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सामने वाली पार्टी के पास ये राइट होगा कि वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टैम्प जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट फिल करने का राइट अगर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कहलाएगा, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी आपका रिसीवर है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसको ये राइट होता है कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैम्प क्या करे, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के अंदर अमाउंट फिल करे। जो अमाउंट अगर स्टैम्प से ज़्यादा रिटर्न कर दी जाती है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उस अमाउंट के लिए जो आपका ड्रोअर है या फिर जो मेकर है वो क्या होगा, पेबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू स्टैम्प अगर उसके ऊपर अमाउंट फिल कर की जाती है, उसी कंडीशन में जो आपका मेकर या एक्सेप्टर आपका पेमेंट के लिए लायबल होगा। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। तो इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या था कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दोनों कंसीडर कर सकते हैं हम, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज भी कंसीडर किया जा सकता है और प्रोमिसरी नोट भी कंसीडर किया जा सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका स्टार्टिंग से ही लीगल होता है, सिर्फ आपका जो होल्डर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट की तरह कंसीडर करता है। लेकिन आपका इनकोएट इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग से लीगल नहीं होता, उसके अंदर जब वो पूरी तरीके से फिल कर दिया जाता है उस होल्डर के द्वारा, तभी उस कंडीशन में उसको लीगल माना जाएगा। अदरवाइज जब वो पार्शली फिलअप है या फिर ब्लैंक है, उस कंडीशन में उसको हम लीगली नहीं मान सकते। द नेक्स्ट इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी इज डेट ऑन विच अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स पेबल, 3 days of grace added to the date of payment।
कि मैच्योरिटी डेट आपकी वो डेट है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी जाती है, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो पे करने की ओब्लिगेशन शो करता है। और इस टाइम पीरियड के साथ 3 दिन आपके ग्रेस के ऐड किए जाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी, फर्स्ट इज पेबल ऑन डिमांड एंड सेकेंड इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जब बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के अंदर ये लिख दिया जाता है कि जब भी आपका जो होल्डर है उस बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट को सामने वाले को प्रेजेंट करेगा, उसी कंडीशन में आपका जो पर्सन है वो लाइबल हो जाएगा कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के अंदर लिखी हुई अमाउंट को वो पे करें। और पेबल ऑन आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के अंदर पहले से ही एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद क्या होगी, इसकी मैच्योरिटी होगी। उससे पहले जो उसका होल्डर है उस बिल या प्रोमिसरी नोट के अंदर लिखी हुई अमाउंट को रिसीव करने के लिए सामने वाले के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। सो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट के अंदर जो टाइम लिमिट दी हुई है वो आपकी वही मानी जाएगी जो नेक्स्ट प्रीसीडिंग टाइम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज 31 जनवरी को लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपकी, अगर वो 1 महीने के लिए लिखा हुआ है तो आपकी मैच्योरिटी डेट क्या होनी चाहिए, 31 फेब। लेकिन 31 फेब आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस कंडीशन में आपकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 28 फेब प्लस 3 दिन आपके ग्रेस के, तो 3 मार्च आपका क्या होगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट की मैच्योरिटी डेट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी। सो आज की वीडियो में डिस्कस किया गया ambiguous instrument, inchoate stamped instrument and maturity, and I hope this is clear. And if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.